अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो बेटा हम नीट फिज़िक्स 2020 के क्वेश्चंस पिछले कुछ वीडियोस से एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आज फिर से हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हम इस वीडियो का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जो कि मैंने पेंडिंग रखा था। इसके पीछे कुछ रीज़न्स थे, तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और बेटा आपके लिए एक और खुशखबरी है कि इसके बाद 2020 कंप्लीट होने के बाद हम नीट फिज़िक्स 2019 को भी इसी तरह एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप इत्मीनान रखिए, जो भी नीट और JEE के पेपर्स पिछले साल के होंगे एक एक करके मैं वो आपको सिखा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 11th फिज़िक्स मेजरमेंट्स जो है उसमें टॉपिक सिक्रीव गैस से मुतलिक है ये क्वेश्चन। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। सिक्रीव गैज has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, बेटा स्क्रू गेज जो होता है इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस। जिस तरह स्केल होती है जिसे हम लेंथ मेजर करते हैं, वर्नियर पिच होता है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को मेजर करते हैं, इसी तरह स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें जो दिया गया है यहाँ पर, एक तो इसका लीस्ट काउंट दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, और जो इसकी सर्कुलर स्केल होती है, ये जो स्क्रू गेज होता है बेटा, इसकी दो स्केल्स होती हैं। एक होती है मैन स्केल और एक होती है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे जो है 50 डिविजन्स दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि हमने इससे पहले स्क्रू गेज पे जो है मैंने एक 40 मिनट का वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए। तो स्क्रू गेज से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब उस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट का कंसेप्ट है, इस डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल का कंसेप्ट है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज का कंसेप्ट है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरी चैनल में टाइप कीजिए स्क्रू गेज, तो बेटा आपको ये स्क्रू गेज से रिलेटेड जो कंसेप्ट है 100% मिलेगा। तो चलिए लीस्ट काउंट बेटा जो यहाँ पर दिया गया है, लीस्ट काउंट की वैल्यू यहाँ पर है 0.01 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स जो है नंबर ऑफ डिविजन्स 50। तो हमें क्या है, हमें पिच निकालना है। पिच स्क्रू गेज का जो पिच होता है उसकी वैल्यू, हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट जो होता है, ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स मैं शॉर्ट में लिखूंगा, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.01 इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 50। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो पिच जो है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.01 इंटू 50, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो पिच होता है, लीस्ट काउंट होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, ये इन सारे कंसेप्ट्स का आपको स्क्रू गेज जो मैंने वीडियो बनाया है उसका जवाब मिलेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इज। बेटा हमें यहाँ पर एक मैस दिया गया है। द मैस इज 0.5 ग्राम्स, इट इज़ द मैस ऑफ अ सब्सटेंस। तो इस 0.5 ये जो मैस है हमारा, इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मैस एंड मैस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी।
तो बेटा इस मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पहले हम लिखेंगे मास जो है बेटा दैट इज 0.5 ग्राम्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि बेटा आपको ये ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो दैट विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम्स। एंड स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बेटा c, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम आइंस्टाइन की वो रिलेशन यूज़ करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc²। तो बेटा आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं, m इज 0.5 10 टू द पावर -3 और c होल स्क्वायर इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। तो बेटा दिस विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 square is 9 and 10 to the power 8 square is 10 to the power 16। बेटा आप 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, you will get 4.5 into 10 to the power 16, 10 to the power -3, bases are same, powers are added, and you will get 10 to the power 13 joules। So beta this is the answer, 4.5 into 10 to the power 13 joules। So option D is correct, 4.5 into 10 to the power 13 joules। So beta this is the answer। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। Taking into account the significant figures, what is the value of 9.99 meters minus 0.0099 मीटर। तो बेटा पहले हम इस सब्ट्रैक्शन को करेंगे, यहाँ पर जो ये रिजल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्शन करके ही आएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्यूरेट आंसर पे कैसे आएंगे। ये जो रिजल्ट होगा, ये जो आंसर होगा, तो उसमें कितने उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हमें लेनी पड़ेगी। पहले हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो दिस इज बेटा 9.99, फिर यहाँ पर है 0.0099, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं। आपको माइनस करना होगा, 10 - 9 इज 1, 9 - 9 इज 0, 8 - 0 इज 8, 9 - 0 इज 9, 9 - 0 इज 9। सो बेटा फिलहाल तो ये हमारा आंसर है 9.9801। अब आप मतलब की बात सुनिए बेटा, ये जो हमारा आंसर है इसमें हमें कितनी डेसिमल प्लेसेस लेनी होती है। तो आपको देखना होता है, यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई हैं, यहाँ इस टर्म में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। आप आराम से देखिए इस टर्म में कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस, और इस टर्म में 2, देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर में हमें उस टर्म के डेसिमल प्लेसेस लेनी होती हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। तो यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो बेटा हम आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे। मैं ये लिखाता हूँ, जब भी आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो आपको अप्लाई करना होगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। सो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन सब्ट्रैक्शन। अगर आपका ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन सब्ट्रैक्शन, तो आप दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट term having least number of decimal places।
बेटा इसका मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन सब्ट्रैक्शन। अगर आपका ऑपरेशन जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो आपको आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस लेनी होती है। आपके लिए रूल है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म लीजिए, आप उस टर्म के डेसिमल प्लेसेस लेंगे हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो। यहाँ 2 दिए गए हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऑपरेशन में 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, तो आपको उस टर्म की डेसिमल प्लेसेस लेनी होंगी जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो। तो बेटा यहाँ पर there are 2 decimal places and you can see here are 4 decimal places, so बेटा हम आंसर में सिर्फ 2 decimal places लेंगे, so the answer will be 9.98। बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड? ड्यूट्रॉन एटम, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। बेटा आपने नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो पढ़ा होगा। उसमें हमने देखा कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी थी और बहुत सारी खामियाँ भी थी। तो हम उन खूबियों उन खामियों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। हम इस वक्त जो है ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, तो बेहतर नहीं होगा कि हम उन खूबियों और उन खामियों को यहाँ पर डिस्कस करें। तो बेटा एक खामी जो बोहर्स मॉडल में थी, या आप लिमिटेशन भी कह सकते हो, आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो, तो वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू बोहर जो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली उनका जो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन उन्होंने इग्नोर की थी। तो उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम फिजिक्स हमें पता चलता है कि जब किसी ऑर्बिट में, वैसे तो आज ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं है, द मॉडर्न कंसेप्ट इज ऑर्बिटल का कंसेप्ट है आजकल। तो जब किसी ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं तो बेटा उनका एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो एक दूसरे पर उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। तो एक और बात थी, एक और लिमिटेशन थी बोहर्स मॉडल में कि अकॉर्डिंग टू हिम जो एटम है 2 डायमेंशनल था। उनके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में करते थे। तो जबकि आज हमें पता चलता है कि जो एटम होता है 3 डायमेंशनल होता है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी इस बोहर्स मॉडल में। तो एक आप यहाँ पर जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें पता होना चाहिए कि वो ये था कि उसका जो मॉडल था सिर्फ उन एटम्स के लिए सही था जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऐसे एटम्स जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ हमें कुछ एटम्स दिए गए हैं। पहला जो है ड्यूट्रॉन एटम, हालांकि ड्यूट्रॉन एटम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ड्यूट्रॉन कहते हैं ड्यूटेरियम एटम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस कहते हैं। आप बेटा समझिए, ड्यूटेरियम एटम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है ड्यूट्रॉन एटम, एक्चुअली इट शुड बी ड्यूटेरियम एटम। तो बेटा ये जो ड्यूटेरियम एटम होता है इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो पहले ऑप्शन में आप देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप छोड़िए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारी ऑप्शन बी है सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम। अगर आप नियॉन एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेटा उसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर सिंगली आयनाइज्ड, इसको हम कह सकते हैं बेटा Ne+, प्लस मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ लिखा गया है सिंगली आयनाइज्ड, इट मीन्स इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो फिर भी इसके पास बचते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए
जो बोहर मॉडल है वो सही नहीं है, क्योंकि बोहर का मॉडल जो था वो सिर्फ उन एटम्स के लिए सही था जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो बेटा सी ऑप्शन पे आते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये जो ड्यूटेरियम एटम होता है बेटा, ये हाइड्रोजन एटम का एक आइसोटोप होता है, यानी ये भी हाइड्रोजन एटम होता है लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है। ओके, फिर हमारे पास है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो बेटा दिस कैन बी रिटन एज He+। तो बेटा ये जो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम है, आपको पता होगा कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर सिंगली आयनाइज्ड इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन, आप कंसिडर कीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ओके, ड्यूटेरियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक लूज किया तो एक इसके पास बचता है। अब देखिए यहाँ पर नियॉन एटम, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, इसने, आप समझिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास फिर भी 9 इलेक्ट्रॉन्स बचते। तो इस एटम पे जो है बोहर्स मॉडल वैलिड नहीं है। तो बेटा ये है हमारा आंसर, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम। यहाँ हमारे क्वेश्चन में यही निकालना था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। किस एटम पे बोहर मॉडल वैलिड नहीं होगा? तो उन एटम्स पे बोहर मॉडल वैलिड नहीं होता है जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। तो बेटा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।